नमस्कार साथियों। TIS के ऑनलाइन मंच पर मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा की कक्षाओं के अंतर्गत हमने अब तक लगभग 20 कक्षाएं की हैं। आज हम हमारे सिलेबस के अंतिम विषय पर चर्चा करेंगे। इसका नाम है सुरक्षा बल और उनके अधिदेश, सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। ये अब तक जितने भी टॉपिक हमने इंटरनल सिक्योरिटी में किए हैं, इसमें तथ्यात्मक टॉपिक के तौर पर जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ मोर फैक्चुअल टॉपिक, क्योंकि यदि हम सिक्योरिटी एजेंसीज के कार्यों की बात करें तो बहुत छोटी सी बात है। देश की रक्षा करना, आंतरिक और बाह्य की बात करें तो 4-5 लेवल पर बात हो जाती है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की समस्या है उनके साथ, मॉडर्नाइजेशन की समस्या है उनके साथ, फंड्स की समस्या है उनके साथ, मोटिवेशन की समस्या है उनके साथ, फैसिलिटीज़ की समस्या है उनके साथ, और कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी हो इन्हीं 5-6 मुद्दों पर कन्फाइंड हो जाएगी। तो इन जनरल यदि मुझे सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका और सुरक्षा एजेंसियों की समस्याओं पर चर्चा करनी हो तो मैं बहुत सहज तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस टॉपिक को प्री कम मेंस मोड में आपको बताने वाला हूँ, और इसके लिए मैं कई बार आपके नोट्स में दिए हुए तथ्यों का संज्ञान भी लूँगा। और पहली बार हम ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत ऐसा प्रयास करेंगे कि मैं आपको कुछ चीज़ें डिक्टेट करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। पहले आप सिनॉप्सिस बनाते थे, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट्स के साथ फैक्ट्स भी ज़रूरी हैं कि कौन सी एजेंसी कब बनी, सेना की प्रमुख बातें क्या होती हैं, CISF क्या है, BSF क्या है। तो इन सब मुद्दों पर आज बातें होंगी, तो आप आज नोट्स थोड़े बेहतर तरीके से लेंगे, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है एजेंसियां या सुरक्षा बल, उनके अधिदेश। ये अधिदेश शब्द को अंग्रेजी में मैंडेट कहा जाता है, और मैंडेट या अधिदेश का मतलब होता है उन्हें प्रदत्त और दायित्व। The rights and the responsibilities given to these agencies is called their mandate. तो सुरक्षा बल को पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, एक जनरल तरीका और दूसरा स्पेसिफिक यानी विशिष्ट तरीका। जनरल में हम सभी सुरक्षा बलों को समान दृष्टि से विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि व्हाट आर देयर कॉमन गोल्स, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, उनकी भूमिकाएं क्या होती हैं, उनकी समस्याएं क्या होती हैं इन जनरल। पर स्पेसिफिक में हम वन बाय वन एक एक एजेंसी को लेते हैं, और नेचुरली CBI की समस्या CVC से अलग होगी, या CBI की समस्या पुलिस से अलग होगी, सेंट्रल एजेंसी की स्टेट एजेंसी से अलग होगी। तो यहाँ हम वन बाय वन लेकर उनका गठन, उनका इतिहास, उनका उद्देश्य, उनकी भूमिका या कार्य, उनसे जुड़े विवाद, उनसे जुड़ी समस्याएं, इन सबको डील करने की कोशिश करें। तो आपके पास सुरक्षा एजेंसियों को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक, आप सभी एजेंसियों को वन स्टिक से एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, और दूसरा ये हो सकता है कि आप सुरक्षा एजेंसियों को अलग अलग तरीके से, यानी एजेंसी विशेष के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करें। तो हम जनरल स्पेसिफिक दोनों के तरीकों पर चलेंगे। उसके पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि सिक्योरिटी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी क्या होती है। तो आप जवाब देंगे, केंद्र और राज्य के अधीन कार्यरत वे संस्थाएं जो सुरक्षा, गुप्तचरी, जांच, अन्वेषण के कार्यों से जुड़ी। केंद्र या राज्य के अधीन कार्यरत वे संस्थाएं जो सुरक्षा के, गुप्तचरी के, जांच, अन्वेषण, फॉरेंसिक जैसे कार्यों से जुड़ी हैं, और जिनका उद्देश्य आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करते हुए देश के लॉ एंड ऑर्डर को, और बाह्य का मतलब क्या होता है, देश की यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाए रखना, वो सुरक्षा एजेंसियां कहलाती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, केंद्रीय और राज्य आधारित संस्थाएं
जो सुरक्षा, गुप्तचरी, जांच, अन्वेषण, फॉरेंसिक जैसे कार्यों में संलग्न हैं और जिनके माध्यम से हम आंतरिक बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं, देश की एकता, अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता को सुनिश्चित करते हैं और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं तो और विकास की संभावनाओं को जन्म and will create an environment, fear-free environment that will provide the opportunity for development. एक ऐसे भयमुक्त वातावरण का निर्माण करते हैं जो विकास की संभावनाओं को जन्म दे, तो इनको हम सुरक्षा एजेंसियां कहेंगे। तो सुरक्षा बल या सुरक्षा एजेंसियां लिखते समय आपको इन सारी बातों का संज्ञान लेकर चलना है कि इन्हें हम सुरक्षा एजेंसियां कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए हम दूसरे हिस्से पर चलते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज क्या हैं आपने जान लिया, तो ये जानने की ज़रूरत है भाई सुरक्षा एजेंसियाँ क्या होती हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये सुरक्षा एजेंसियाँ हैं और ये उनके उद्देश्य हैं, ये क्या हैं और ये उनके क्या हैं उद्देश्य। ठीक, अब प्रश्न ये आता है कि सुरक्षा एजेंसियों को हमने दो हिस्सों में बांटा है, सेंट्रल, स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र की है, राज्य की है या केंद्र और राज्य दोनों की। तो यहां पर हम सुरक्षा एजेंसियों स्थिति यानी वो कहां पर है, उनके नियंत्रण बात करते हैं कि वो कहां केंद्र या राज्य के अधीन कहां पर स्थित है और उनको कंट्रोल करने की व्यवस्था क्या है। सुरक्षा एजेंसियों का अर्थ और उद्देश्य देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का विवरण देने की ठानी है, वर्गीकरण करने की ठानी। और जब हम सुरक्षा एजेंसियों का वर्गीकरण करते हैं तो हम इन्हें दो हिस्सों में बांट देते हैं, केंद्रीय एजेंसियां और राज्य एजेंसियां। एजेंसियों से महत्वपूर्ण संस्था काम करती है सैन्य बल। और सैन्य बल के अंतर्गत आप थल सेना, जल सेना और वायु सेना, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन दोनों को रख सकते हैं। ये भी चर्चा है कि भारत भी इजराइल, चाइना, अमेरिका की तर्ज पर एक चौथी सेना जिसे स्पेस एंड साइबर आर्मी कहा जाता है, इसके गठन की 2017 से मंजूरी दी गई है। लेकिन जब तक इसे औपचारिक रूप से स्थापित ना कर दिया जाए हम इसे सेना का चौथा अंग नहीं कह सकते। बात क्लियर? सैन्य बल के बाद केंद्र के पास अर्ध सैन्य बल होती है, अंग्रेजी में इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। और ये विवाद या ये विषय बार बार उठता रहा है कि सैन्य बल और अर्ध सैन्य बल यानी आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच अंतर क्या है। सैन्य बलों का कहना है कि हम काम तो वही करते हैं जो सैन्य बल करते हैं, लेकिन हमारे वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें सैन्य बलों से कम होते हैं। इसी क्रम में बीएसएफ के एक जवान ने सेना मतलब अपने को मिल रही सुविधाओं को लेकर, खाने को लेकर आरोप लगाया था। आपने सुना होगा, वो मोदी जी के खिलाफ बाद में चुनाव भी लड़े। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्धसैन्य बलों को हमेशा ये पीड़ा रहती है कि काम हम वही कर रहे हैं जैसे शांति काल में सीमा की सुरक्षा बीएसएफ कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो सैन्य बलों की तरह लड़ाई लड़ रही है, वो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, वो संप्रदायवाद से लड़ रहे हैं, वो नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन अंततः उन्हें सेना की तरह सम्मान, पहचान नहीं मिलती है। तो अर्धसैन्य बल उन्हें कहा जाता है जो सेनाओं से इतर सुरक्षा कार्य में आंतरिक और बाह्य दोनों संलग्न, तीनों सेनाओं से इतर सुरक्षा कार्य में संलग्न है, लेकिन इन्हें पूर्ण सैन्य बल का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, इनसे जुड़े लोगों को सिर्फ शांति काल में ही उपयोग में लाया जाता है, युद्ध काल में इनकी भूमिका नहीं होती है, और युद्ध काल में जो रहे वो सैन्य बल है। दूसरा, इनसे जुड़े लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। परमवीर चक्र जो हमारा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, सैन्य अवार्ड है, वो इनके लोगों को नहीं दिया जाता है। पेंशन 2005 से कॉन्ट्रीब्यूटरी है,
कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब योगदान आपको अपने वेतन से देना पड़ेगा, जबकि सेना के संदर्भ में ऐसा नहीं है। तो 2005 से इनकी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी मानी गई, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करते हैं, सिवाय असम राइफल्स को छोड़ दें, उसको भी अभी अलग करने की बात है। डिड नॉट वर्क अंडर। अर्धसैन्य बलों के लिए सैन्य बलों की तरह कोई अलग बजट बनाया नहीं जाता है। जैसे रक्षा बजट बनता है तो सैन्य बलों के लिए होता है, अर्धसैन्य बलों के लिए नहीं होता है। तो इनके लिए कोई अलग से स्पेशल बजट नहीं बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात, इनके प्रमुख नौकरशाही से आते हैं, सेना से नहीं। आईपीएस वगैरह इनके क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। इनके प्रमुख नौकरशाही से आते हैं और इनके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, अवकाश, ये सब सेना की तुलना में बहुत कम होते हैं। आज जब इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच का डिफरेंस खत्म हो चुका है और ये देखा जाता है कि देश के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ सेना की बात की जा रही है और देश की सीमाओं में, जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए अर्धसैन्य बल लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सेना अंदर लड़ रही है, अर्धसैन्य बल बाहर भी लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों में अंतर नहीं है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों का ये कहना है कि भाई हमें भी सैन्य बलों की तरह सुविधाएं या विशेषताएं दी जानी चाहिए। धीरे धीरे जब ये विवाद मिनिस्ट्रियल डिबेट में बदलता गया, क्योंकि याद रखिएगा पैरामिलिट्री फोर्सेस के ज़्यादातर जो लोग हैं, सैन्य बलों के ज़्यादातर लोग डिफेंस, ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री में है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो मैक्सिमम एजेंसीज आपको मिलेंगी वो होम मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, गृह मंत्रालय से। एक दो जो रेलवे वाला छोड़ दें, यदि हम एसपीजी वाला छोड़ दें, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट या रेल मंत्रालय से जुड़े हैं, तो बाकी ज़्यादातर जो रहते हैं वो गृह मंत्रालय से जुड़े होते हैं, ठीक। तो ये कहा गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस भी नहीं है। भाई देखिए, हमारे जो सैन्य बल हैं उनकी 3 रेंज है, एक है मिलिट्री, एक है पुलिस। ये तो आप आम आदमी भी समझता है। मिलिट्री और पुलिस ये दोनों हर किसी को समझ में आता है। जो घर की रक्षा कर रही है वो पुलिस, जो सीमा की रक्षा कर रही है वो कौन है, मिलिट्री। अब इनके बीच कहीं पर आ गया पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैन्य बल। अब ये कभी इधर झूलता है, कभी इधर झूलता है, यानी कभी ये सीमा की रक्षा के काम में जुड़ जाता है, कभी ये अपराध की रोकथाम के काम में जुड़ जाता है। तो इसकी भूमिका ही तय नहीं हो पा रही। 2013 में, 2011 में रहा था, याद रखिएगा। तो जब इनकी भूमिकाएं तय नहीं हो पा रही थी, तो अंततः 2011 में ये तय किया गया कि हम एक नया समूह बनाएंगे, सैन्य बलों का समूह बनाएंगे, और उस नए समूह का नाम होगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और जैसे ही हम इसमें पुलिस शब्द का प्रयोग कर देंगे तो ये मिलिट्री से अलग हो जाएगा, पुलिस के नज़दीक हो जाएगा। तो हमने 2011 में एक नई श्रेणी बनाई जिसका नाम था केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्लियर है? और हमने ये तय किया कि अब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस से में जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को यहां पर शिफ्ट करेंगे और सैन्य बलों से 5 एजेंसियां, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, डायरेक्टली सीएपीएफ में डाल दी। हमें 5 एजेंसियों को यहां से निकाला गया और इन 5 एजेंसियों को सीधे डाल दिया गया सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। और ये एजेंसियां थी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सिर्फ अभी नाम आप एब्रिविएशन में नोट कर लीजिए, ठीक है, बीएसएफ, और 5वीं एजेंसी का नाम था सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। क्लियर? अब जब 2011 में यहाँ से शिफ्टिंग की गई 5 एजेंसियों की यहाँ पर, तो उस समय यहाँ करीब 8 एजेंसियाँ थीं। तो यहाँ पर भी कुछ एजेंसियाँ रह गई। हमारी सबसे पुरानी जो एजेंसी है असम राइफल्स, यहाँ पर रह गई, ठीक है। असम राइफल्स के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत ही दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड नाम सुना होगा आपने, तटरक्षक बल, ये भी नौसेना से संलग्न, ठीक है ना। तो कोस्ट गार्ड इसके अंतर्गत आ गए। क्लियर है? अब कोस्ट गार्ड के अलावा एजेंसियां यहाँ पर थी, ठीक है।
कुछ और एजेंसियों पर भी चर्चा की जाती है और ये कहा जाता है CAPF नहीं यहीं से जुड़ी हुई है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और SPG और NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, इनको भी अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में रखा जाता है। तो आप कहेंगे कि भाई ये अलग से डिवीजन करने की जरूरत क्या थी? डिवीजन करने से फायदा क्या हुआ? आप ध्यान से समझिएगा कि जितनी भी पैरामिलिट्री से जुड़ी महत्वपूर्ण एजेंसियां थी अब वो होम मिनिस्ट्री के पास चली गई। होम मिनिस्ट्री वाली हमने यहां पर सारी क्या कर दी है, एक साथ कर दी। अब यहां पर ये जो RPF है ये रेलवे में, गार्ड जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा होगा, और इन तीनों को कैबिनेट सेक्रेटरीट नाम के एक विभाग में रखा जाता है, कैबिनेट सचिवालय। असम राइफल्स बड़ी मजेदार संस्था है, इस पर दो संस्थाओं का नियंत्रण माना जाता है। दो संस्थाओं के नियंत्रण से मतलब है, एक होता है संरचनात्मक नियंत्रण और एक होता है कार्यात्मक नियंत्रण। तो स्ट्रक्चरली ये माना जाता है कि ये सेना के निकट है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के निकट है, और फंक्शनली ये होम मिनिस्ट्री से जुड़ा है। तो होम मिनिस्ट्री ने कुछ समय पहले डिमांड की कि भाई असम राइफल्स के जो जवान हैं वो सेना की तरह ट्रीट किए जाते हैं, तो जिससे बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं उनके मनोभाव पर, उनकी स्थितियों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो क्यों ना असम राइफल्स को भी होम मिनिस्ट्री में लाया जाए। और तरीका ये हो सकता है कि असम राइफल और ITBP ये दोनों इन वे चाइनीज बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाइना बर्मा बॉर्डर जो है, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है। तो हमारे यहाँ 2004 से एक सिद्धांत लागू है जिसका नाम है वन नेशन वन फोर्स, यानी एक देश की सुरक्षा के लिए एक बल का प्रयोग किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चाइना की सुरक्षा में दो बल इन्वॉल्व हो जाते हैं, अरुणाचल और इधर पे असम राइफल हो जाता है, और वहां पर ईस्ट और सेंट्रल बॉर्डर में, वेस्ट और सेंट्रल बॉर्डर में ITBP हो जाता है। तो अभी ये चर्चा चल रही है कि ITBP और असम राइफल्स को मर्ज कर दिया जाए, लेकिन यदि ये मर्जर होता है तो असम राइफल्स के जवानों को बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज या CAPF के जवानों की तरह सेना से कम सुविधाएं मिलने लगेंगी। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री तो तैयार है, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री कह रहा हूं, होम मिनिस्ट्री मांग कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इन प्रिंसिपल बोल दिया है कि अच्छा ठीक है रहने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वयं असम राइफल्स के ऑफिसर अभी इसके लिए तैयार नहीं है कि ये मर्जर हो, और मुझे नहीं लगता कि ये मर्जर निकट भविष्य में हो पाएगा। तो मेरी समझ और जानकारी के हिसाब से हमारे यहाँ सैन्य बलों के अंतर्गत, केंद्रीय सैन्य बलों के अंतर्गत या केंद्रीय बलों के अंतर्गत सैन्य बल आते हैं, अर्धसैन्य बल आते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। अब इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, एक संस्था है जिसका नाम है NDRF। इसकी अलग अलग बटालियंस हैं, तो कुछ बटालियन CRPF के साथ मिलकर काम करती हैं, कुछ BSF के साथ मिलकर काम करती हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स दोनों जगह जो एजेंसियां हैं उनके साथ जुड़कर आपदा प्रबंधन के लिए काम करती है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की भी चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि ये विभाजन होने के बाद भी सेंट्रल के पास जो एजेंसियां हैं वो यहीं पर समाप्त नहीं होती। ये तीनों एजेंसियां केंद्र की है, इस स्ट्रक्चर को समझना, यदि आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां, लेकिन मैं कहूं डायरेक्ट के बाद यदि इनडायरेक्ट सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की बात की जाए तो यहां पर चर्चा होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों, केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों की, या फॉरेंसिक एजेंसियों की, क्योंकि अपराध और सुरक्षा के लिए तीनों काम करते हैं। एजेंसियों में सारे तरीके की जांच करती है, वो है CBI, जो भ्रष्टाचार आर्थिक अपराधों के लिए जुड़ी हुई है उसका नाम है CVC, और जो आतंकवाद बम विस्फोट जैसी घटनाओं के लिए नई बनी है उसका नाम है NIA। ये तीन एजेंसियों के बारे में तो आप जानते हैं। इसके अलावा जो आर्थिक अपराधों की जांच कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED, ठीक है, और फिर सभी प्रकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो। 5 एजेंसियों की नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप इसी जांच में सर्ट का नाम दे सकते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये साइबर अपराधों की जांच से जुड़ी संस्था है, सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पांस टीम। यदि हम गुप्तचरी की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो इंटेलिजेंस से जुड़ी एजेंसी में आपने नाम सुना होगा रॉ के बाद हमने IB की भी बात की। रॉ ब्रिटिश काल में बना था, फिर IB भी बन गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। रॉ IB के अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, FIUs, आपने नाम सुना होगा।
FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को काली सूची में डालेगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना के बाद से देशों के बीच ये सहमति हुई कि वो वित्तीय गुप्तचरी में एक दूसरे की मदद करेंगे। तो वित्तीय आसूचना इकाइयां बनाई गई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई, जो वित्तीय गुप्तचरी करती हैं, वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में जानकारियों को जुटाने का काम करती हैं। तो इनको FIUs कहा जाता है। और इसके अलावा देश भर में अपराधियों से जुड़ी जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को ऑनलाइन रखने का काम करती है नेटग्रिड। इसके अलावा क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क CCTN एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क नाम की भी एक संस्था है जो अपराधों और अपराधियों के आंकड़ों को ऑनलाइन रखने के लिए संलग्न है। नेशनल क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क NCCTN, इसका नाम याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण संस्था है। तो ये एक चार्ट एक साथ मिलता नहीं है, कई जगहों पर यदि अवेलेबल होता भी है ऑनलाइन वगैरह में तो वो बहुत रिफ्लेक्टिव नहीं होता। मैं चाहूँगा हम अपना चार्ट खुद बनाएं। अब जब फॉरेंसिक की बात चल रही है, मैं फॉरेंसिक वहाँ जाकर बना देता हूँ, आपको क्लियरली दिखे ताकि। तो फॉरेंसिक के अंतर्गत फिंगरप्रिंटिंग, ये सब अपराधियों की पहचान के लिए, गंभीर अपराधों की जांच के लिए एजेंसियां काम करती हैं। नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो काम करता है, NFPB, इसका नाम याद रखिएगा, नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। ठीक है, कुछ जगहों पर सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी होता है, NFPB ये एक संस्था है। दूसरा CFSL, सेंटर फॉर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेंटर फॉर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। 8-10 है, मैं 2-3 के नाम बता रहा हूँ। सेंटर फॉर फॉरेंसिक साइंस लैब। और एक है DFSS, डायरेक्टरेट फॉर फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, फॉर फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, सेंटर फॉर फॉरेंसिक साइंस लैब एंड नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। ये फॉरेंसिक से जुड़ी संस्थाएं हैं। इन सारी एजेंसियों को हम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के नाम से जानते हैं। यदि जनरल में हम आपसे पूछ लें कि विवरण दीजिए, तो आप चार्ट भी बना देंगे तो वो बहुत बड़ा हो गया। केंद्रीय एजेंसियों से परे यदि राज्य एजेंसियों की बात करें, क्योंकि हमने तो कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ स्टेट एजेंसीज भी होती हैं। एजेंसीज में आप ये देखेंगे कि इतना क्लासिफिकेशन दिखाई नहीं देता। स्टेट में जो सबसे प्रमुख होती है उसका नाम है पुलिस फोर्स, काम कर रही है। इसके अलावा होमगार्ड, SAF को देखते हैं। ये वैसी पैरामिलिट्री की तरह है, यानी नॉर्मली पुलिस काम करती है लेकिन अचानक से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो स्टेट आर्म फोर्सेस भी होती हैं और होमगार्ड्स होते हैं, होमगार्ड के जवान। तो ये जनरली शांति, कोई शांति काल वाली बात, ठीक है। तो पुलिस दिन प्रतिदिन के तौर पर सुरक्षा के काम से जुड़ी है। होमगार्ड, SAF आकस्मिक सुरक्षा के काम से जुड़े हैं। इस दौरान जांच और गुप्तचरी दोनों का काम राज्य में CID को दे दिया गया है, या फिर यूज होती है स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, राज्य जांच इकाइयां, है ना। कि अभी आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में विशेष अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाई जाती हैं भ्रष्टाचार के, पुरानी सरकार के मामलों को देखने के लिए। तो CID होती है और राज्य विशेष की जांच एजेंसियां होती हैं, उन पर चर्चा की जाती है, ठीक। और इसके अलावा यदि आप देखें तो राज्य के स्तर पर रेलवे की सुरक्षा के लिए एक अलग से पुलिस बल होता है जिसका नाम GRP होता है, जनरल रेलवे पुलिस। GRP नाम दिया गया, ठीक है। GRP RPF में कैसे अंतर करेंगे वो हम बात कर लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन चल रही है तो इंटर स्टेट है, तो जब ट्रेन नेशनल पर्सपेक्टिव में काम कर रही है तो RPF काम करेगा चलती ट्रेन के अंदर। लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और प्लेटफॉर्म, रेलवे की जो संपत्ति है प्लेटफॉर्म के आसपास, उसकी सुरक्षा कौन करेगी? GRP करेगी। तो चलती ट्रेन में सुरक्षा, रुकी ट्रेन में सुरक्षा, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और पटरियों की सुरक्षा, ये सब अलग हो जाती है। तो पटरियों की सुरक्षा, चलती ट्रेन की सुरक्षा RPF कर लेगी, और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और खड़ी ट्रेन में सुरक्षा कौन करेगी? GRP करेगी। इसलिए कई बार इनके पास ओवरलैपिंग ऑफ वर्क की स्थितियां भी हो जाती हैं। इसके अलावा राज्यों में भी SDRF की इकाइयां होती हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जो इन एजेंसियों के साथ जुड़कर राज्य आपदा प्रबंधन के कार्यों से जुड़ती हैं। तो ये राज्य की इकाइयां हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनको देखकर आपको क्या अंदाजा होता है कि सुरक्षा के विषय पर किसके पास ज्यादा एजेंसियां, ज्यादा विशेषज्ञता या ज्यादा क्षमता है? कि इस विवरण को देखकर
सामान्य मान्यता ये बनती है कि सुरक्षा के संदर्भ में ज़्यादा एजेंसियां, विशेषज्ञता, ज़्यादा क्षमता केंद्र के पास। क्लियर? पॉइंट 1। अब आप ये कह रहे हो कि पेटी हो, एजेंसी हो, स्पेशलाइजेशन हो, ये केंद्र के पास है। इंडियन फेडरलिज्म में जब डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट किया गया है, तो उसमें साफ कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। अब इन दोनों पॉइंट से आप प्रश्न बनाओ। ये प्रश्न कानून व्यवस्था प्रशासन, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय होता है, वहां बनता है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। और प्रश्न बनता है कि भारत संघ में कानून और व्यवस्था का दायित्व राज्यों को दिया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाली क्षमता राज्यों की बजाय कहां होती है? केंद्र के पास। और यही कारण है, मतलब आपने ताकत केंद्र के पास रखी है और जिम्मेदारी किसको देके रखी है? राज्यों। और यही कारण है कि समय समय पर जब केंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए आगे आता है तो केंद्र राज्य विवाद जन्म लेते हैं। सरकारें ये कहती हैं कि ये सुरक्षा बलों के नाम पर हमारी स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहा है, हमारी ऑटोनॉमी को क्वेश्चन कर रहा है। जैसे हाल ही में पश्चिम बंगाल में सीबीआई बनाम पुलिस का मामला हुआ, जब सीबीआई डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल को अरेस्ट करने के लिए पहुंची। केंद्र और राज्य के बीच लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, केंद्र और राज्य के बीच लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर यह विवाद हमेशा बना रहता है कि दायित्व किसका है। आती है दायित्व किसका है, तो केंद्र राज्यों के ऊपर डाल देता है कि भाई दायित्व तो तुम्हारा है, क्योंकि अनुसूची 7 में संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत राज्य सूची में प्रदत्त 61 या 61 विषयों के अंतर्गत में एक विषय है लॉ एंड ऑर्डर। इसका है, जैसे ही प्रश्न आता है तो केंद्र तुरंत बोल देता है राज्य का। लेकिन जब यह प्रश्न उठता है कि भारत की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी संस्थाएं किसके पास है, विशेषज्ञता किसके पास है, तो अब राज्य आरोप लगाता है कि भाई वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि काम एक्स को दिया है और ताकत वाई को दी है, और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर पर केंद्र और राज्य के बीच असहयोग की स्थिति दिखती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी आ सकता है, दैट ऑन द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वी सी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दिस डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू वेरियस फ्रंट्स। मैं फिर से कह रहा हूं, केंद्र और राज्य के बीच कानून व्यवस्था के विषय को लेकर सदैव विवाद होता रहता है, और विवाद के बिंदु हैं, पहला, दायित्व राज्य का है लेकिन शक्तियां केंद्र के पास है। दूसरा, केंद्र लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर राज्यों में हस्तक्षेप करता है। तीसरा, राज्य केंद्र की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियों के साथ बहुत सहज नहीं है। राज्यों का आरोप है कि केंद्र की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो चाहे एनआईए हो, वो केंद्र सरकार का तोता होती हैं, और केंद्र सरकारें अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इन एजेंसीज का दुरुपयोग करती हैं। प्रश्न पूछा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर केंद्र का राज्यों में हस्तक्षेप तार्किक है या अतार्किक है, सही है या गलत है, तो आप ये कहेंगे कि भले ही भारतीय संघ में राज्यों को लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दी गई है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान में एकात्मकता के भी पर्याप्त लक्षण हैं। केंद्र को देश की एकता अखंडता के लिए शक्तियां अतिरिक्त दी गई हैं, और इसीलिए देश की एकता अखंडता के लिए, देश की क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए यदि केंद्र राज्य में हस्तक्षेप करता है या लॉ एंड ऑर्डर के विषय में राज्यों में भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे रोका नहीं जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ऑर्डर के विषय पर के हस्तक्षेप को, कहां हस्तक्षेप को? लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर केंद्र के राज्य में भूमिका को हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए। ऑर्डर के विषय पर केंद्र राज्य में भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका की तरह देखना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए। और
इसके पक्ष में ये तर्क दिए जा सकते हैं कि, ध्यान से सुनना, लॉ एंड ऑर्डर भले ही स्टेट का सब्जेक्ट हो, लेकिन ये सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर भले ही स्टेट का सब्जेक्ट हो, लेकिन ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी एजेंसियां, जिन्हें हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कहा है, अभी कहा था मैंने, वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में आती है और इसलिए केंद्र लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर राज्यों में हस्तक्षेप करेगा। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक साइंस, इनकी जरूरत होती है और इनसे जुड़ी एजेंसियां भी केंद्र के पास हैं, इसलिए केंद्र की भूमिका होनी चाहिए। लेवल पर हम बात करते हैं, कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के कई विषय इतने जटिल होते हैं कि कई बार राज्य उन्हें निपटा नहीं पाता। जैसे बड़े स्तर पर दंगे हो गए, राज्य को या तो स्वयं केंद्र से मदद मांगनी चाहिए या फिर केंद्र को आगे आकर भूमिका निभानी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मुद्दे इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि राज्य से संभल नहीं पाते हैं और ऐसे में केंद्र को आगे जाकर भूमिका निभाना जरूरी होगा। जैसे दंगे हो गए, जैसे बम विस्फोट हो गए, ये सारी बातें आपको बताना। और आप कहिए कि संविधान के आर्टिकल 365 में तो साफ साफ लिखा है, मेंशन्ड इन द 365 आर्टिकल, कि केंद्र का दायित्व है कि वह राज्य की सुरक्षा करेगा। और इस आर्टिकल का निर्वहन करते हुए यदि केंद्र राज्य में हस्तक्षेप कर रहा है या राज्य में भूमिका निभा रहा है तो इसे हस्तक्षेप कैसे माना जाएगा? ठीक है। आखिरी में आप ये कहिए कि आज इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के विषय आपस में घुल मिल गए हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि सुरक्षा और देश के अंदर दंगे दोनों में जुड़ाव है, बॉर्डर की सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग में जुड़ाव है, बॉर्डर की सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद में जुड़ाव है, नशीले पदार्थों की तस्करी। आज के दौर में जब हम ये कह रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के विषय आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो आप केंद्र और राज्य अलग अलग भूमिका नहीं निभा सकते। उन्हें अपनी अलग भूमिका छोड़कर कॉम्प्लीमेंट्री रोल में आना होगा। कुछ तुम करो, कुछ हम करें। जब इस भाव से केंद्र और राज्य की एजेंसियां सुरक्षा करेंगी तभी सुरक्षा हो पाएगी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद के दायरे के अंतर्गत, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद के दायरे के अंतर्गत की सुरक्षा एजेंसियों को काम करना चाहिए, जहां